अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर के एंड पे मैंने आपको मेन कुछ डिफरेंसेस थे वो भी बेटे मैंने आप लोगों को करवाए थे। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंसेस हमने किए थे और कुछ इंटर कन्वर्जन जो डिफरेंट टेम्परेचर्स की थी उसके टेबल भी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाए थे। आज बेटे हम अपने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर 157 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 157 शो हो रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक्सरसाइज आज पहले स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, दीज आर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा होगा और आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को बेटे टिक मार्क करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। ये आपने लाजमी मतलब अटैम्प्ट करना होता है, इसमें चॉइस नहीं होती। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटे आप कब अटैम्प्ट कर सकते हैं? जब आप इसके लिए फुली प्रिपेयर होंगे। फुली प्रिपेयर कैसे होंगे? जब आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है प्रिपेयर करोगे। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करोगे कि मैं ये टॉपिक कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कर लूँ। नो, आपने पूरा का पूरा चैप्टर जो है जिस तरह मैंने समझाया है एज इट इज़, आपने सारा का सारा बेटे चैप्टर फुल का फुल पढ़ोगे, तभी आपसे एमसीक्यू जो हैं वो आपके पूरे सॉल्व हो सकते हैं। जब नहीं पढ़ोगे, सिलेक्टिव स्टडी करोगे, फुल चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से लर्न नहीं करेंगे, देन आप एमसीक्यूज़ लर्न नहीं कर सकते। इसलिए बेटे मैं आपको हमेशा कहती होती हूँ कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है चॉइस पे। तो बेटे शुरू करते हैं। ए पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। पहले पे आते हैं हम 7.1 पे। आओ आप लोग। हाउ डू द मालिक्यूल्स इन ए सॉलिड बिहेव? सॉलिड के मालिक्यूल जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्ट बी, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसको आप लोगों ने टिक कर लेना। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में मैं डिफरेंसेस दिखवाए थे, तो वहाँ पे भी हमने एक डिफरेंस लिखा था सॉलिड का कि वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये सॉलिड का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, सॉलिड्स का। 7.2 पे बेटे आप लोग आओ। विच टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ मालिक्यूल्स इन गैस? गैस की जो मालिक्यूल्स हैं वहाँ पे किस टाइप की मोशन होती है? ये भी हमने पढ़ा था बेटे। गैस के मालिक्यूल्स में रैंडम मोशन होती है। कौन सी होती है? रैंडम मोशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रैंडम मोशन। नेक्स्ट आते हैं पेज पे हम लोग। नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 158 है। 7.3 हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? 7.3, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को डिफाइन आपने करना है। हमने पढ़ा था क्या? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो पार्ट सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। फिर हम आते हैं 7.4 पे। हीट इज द, व्हाट इज हीट? आपको 4 चीज़ें लेनी है। तो हीट क्या होता है बेटे? हीट होती है एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, डी पार्ट को आप लोगों ने टिक मार्क करना है। क्लियर? 7.5 पे आओ आप लोग। 7.5, इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कॉरिस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ आइस। केल्विन टेम्परेचर में 3 स्केल्स थे टेम्परेचर के, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो वहाँ पे आपने केल्विन स्केल में देखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। आपकी बुक में भी दिया गया है और मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में टेबल की फॉर्म में डिफरेंट टेम्परेचर जो है बताए थे, उसमें भी हमने मेल्टिंग ऑफ आइस पढ़ा था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? +273, डी इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप लोग टिक मार्क करेंगे। 7.6 की तरफ आओ आप लोग। 7.6, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे सेम होती है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? -40। ए को आप लोगों ने टिक लगाना है। 7.7 की तरफ हम आते हैं। विच वन इज़ द बेटर चॉइस फॉर अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर? ठीक है, जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं इन ग्लास थर्मामीटर, तो हमारी बेटर चॉइस क्या है? बेटर चॉइस आपने बताना है। तो उसकी बेटर चॉइस क्या होती है कि वो लिक्विड आपका एक्सपैंड कर जाए लीनियरली। ठीक है, सी जो है डैट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 7.8 की तरफ। वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन लिक्विड इन ग्लास मर्करी थर्मामीटर। जो अल्कोहल है, 2 तरह की चीज़ें होती है ना, एक अल्कोहल है और एक क्या है? मर्करी है। तो अल्कोहल अगर हम यूज़ करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? ये आप बताओगे।
उसका डिसएडवांटेज हमने बुक में भी पढ़ा था कि वो ग्लास ट्यूब को क्या कर देता था, वेट कर देता था, यानी कि ऑप्शन सी, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसीलिए अल्कोहल को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता कि उसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाए। 7.9 की तरफ आओ बेटे आप लोग। वाटर इज़ नॉट यूज एज ए थर्मामेट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू, वाटर को थर्मामीटर में यूज़ नहीं किया जाता, क्यों? तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है बिकॉज नॉन लीनियर एक्सपेंशन, पार्ट सी जो है उसकी एक्सपेंशन जो है वो लीनियर नहीं होती, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर हम चलते हैं 7.10 की तरफ। अ थर्मामीटर हैज़ ए नैरो कैपिलरी टाइप सो डैट इट, उसकी कैपिलरी जो है वो बहुत नैरो होती है। तो व्हाट हैपन्स, ठीक है, आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटे इसका ये होता है कि वो अगर कैपिलरी नैरो हो तो वो टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं ना, उस पर फ़ौरनली क्विकली जो है वो एक्ट करेगा। तो हम क्या कह लेंगे, फर्स्ट जो ए पार्ट है, क्विकली रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आते हैं 7.11 की तरफ। विच थर्मामीटर इज़ मोर सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है, थर्मामीटर है जिसको सबसे ज़्यादा जो है सूटेबल समझा जाता है कि जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो उससे हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। तो उस थर्मामीटर का आपका बताना है, तो वो कौन सा है, डैट इज़ थर्मोकपल थर्मामीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोकपल थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर? हमने क्या कर लिया, हमने अपना ए पार्ट डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना था, मैंने आपको सारे के सारे ये 11 के 11 करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्ट बी। क्या है, पार्ट बी है। पार्ट बी की तरफ आप लोग आओ बेटे, मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक एक 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप लोग इसको सुनते जाओ और अपने अपने वर्डिंग्स में इसको राइट करते जाओ। जहाँ मुझे लगेगा ज़्यादा डिफिकल्ट है तो वो मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूंगी। ठीक है, पार्ट बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर देने हैं, ये डिटेल आंसर आपसे नहीं पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा। पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 7.1 बी पार्ट का 7.1 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। वाई सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। हमने मैटर की पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ पढ़ा था। तो सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम और शेप इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है बेटे वो फिक्स होता है। तो आपने ये बताना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि वो क्यों फिक्स होता है, ये चीज़ आप लोग बताओगे। सिंपल फिनोमेना है बेटे, क्योंकि सॉलिड आप क्या लिखोगे, सॉलिड का जो वॉल्यूम है और जो शेप है बेटे वो फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं सॉलिड में वो क्या होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, और अपनी जो उनकी फिक्स पोजीशन है उसी में जो है वाइब्रेट करते हैं और ये फ्रीली मूव नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। मतलब मेन इसका क्या था कि सॉलिड का जो फिक्स वॉल्यूम है या फिक्स शेप है वो क्यों होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पे भी ये आ गया। The intermolecular forces are so strong they keep the molecule bound, so the molecules are held at fixed position but still they show vibrational motion about their fixed point. This is why solid have definite shape and definite volume. ठीक है, ये इसका आंसर है। द से लेकर डेफिनेट वॉल्यूम तक, पहले बी के पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब कुछ क्यों होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेटे क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, मैंने आपको उधर से मार्क भी करवा दिया कि इसका आंसर किधर है। नेक्स्ट हम आते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 की तरफ आप लोग आओ। What are the reason that gases have neither a fixed volume nor a fixed shape? ये इस आपने इसका भी रीज़न लिखना है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना तो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट और उनकी शेप होती है। तो बेटे वो क्यों है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, एक पार्टिकल इधर है मॉलिक्यूल का, एक दूसरी जगह पे होगा, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो हर टाइम एक रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है,
डैट्स वाई जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं गैसेस की वो क्या होंगी, वो एक्सट्रीमली वीक होंगी बेटे, वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी, दूर दूर होंगे, फोर्सेस भी वीक होंगी और वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। डैट्स द रीज़न के जो गैसेस हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसका आंसर भी यहीं पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 149 पे ये देखें, गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार away from one another due to which gas neither possesses a definite volume nor a definite shape। ठीक है, अगले पेज पे और उधर भी लिखा होगा थोड़ा सारा, बस यहीं तक इसका आपने आंसर लिख देना। आगे आप खुद लिख सकते हो कि एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स कैन मूव रेंडमली एंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन काजिंग गैसेस टू हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। आपने स्पेसिंग बतानी है। ठीक है, स्पेसिंग हम क्या करते हैं कि जो गैस है बेटे, जो लिक्विड है और जो सॉलिड है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कितना कितना स्पेस है, किस तरह का वहाँ पे स्पेस है, ये आपने बताना है। तो आप 3 पॉइंट्स बनाओगे। पहले अपने क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, नंबर 1 में आपने क्या लिख लेना है, पहले हम लिखेंगे सॉलिड के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, सॉलिड के बारे में। यहाँ पे आपकी बुक में भी मेंशन है। सॉलिड में आप लोग क्या लिखोगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं बेटे ये टाइटली पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद मिनिमल स्पेसिंग, यानी कि वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो स्पेस है वो बिल्कुल माइन्यूट होता है, बहुत थोड़ा होता है, ना होने के बराबर होता है। यहाँ पे भी आपके लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे यही पूछा हुआ था ना कि उनके स्पेसिंग बताने हैं आपने सबके, कि सबके मॉलिक्यूल्स में कितना कितना स्पेस है। तो हमने पहले क्या बता दिया, पहले हमने बता दिया सॉलिड का। नंबर 1 पे आप हेडिंग दे देना सॉलिड की, और नीचे आपने क्या लिखना है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जो है टाइटली पैक्ड होते हैं कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल की वजह से वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं। डैट्स वाई उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, फिर नंबर 2 लिखोगे, आप हेडिंग दोगे उसके ऊपर लिक्विड की। ठीक है, फिर बेटे आपने लिक्विड लिखना है। लिक्विड में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर। लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। तो इस तरह कम, उस तरह के वर्ड के क्या यूज़ करते हैं, ना कम हो ना ज़्यादा, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉडरेट। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। नंबर 3 पे आप लोग हेडिंग देंगे किसकी, गैस की। ठीक है, किसकी, गैस की हेडिंग दोगे, और गैस में आप लोग क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूर दूर होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था तीनों का बताना है आपने। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के स्पेस ही बताने थे। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा तीनों की अलग अलग हेडिंग दे लेनी है और हर हेडिंग में आपने तीनों का बता देना है। सॉलिड की बहुत ज़्यादा थी, लिक्विड का मॉडरेट स्पेस था, और जो गैस थे उनका स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा था। क्लियर बेटे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 7.4, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बेटे बढ़ा दिया जाए, रेज कर दिया जाए, देन व्हाट हैपन, क्या होगा। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर बेटे इंक्रीज़ किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मोशन जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, विग्रस हो जाती है मॉलिक्यूल्स की मोशन। और इससे क्या होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। पहले भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जब हम उसको हीटअप करते हैं लिक्विड को, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो और भी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर, आपने बताना है कि जब भी किसी टेम्परेचर व्हेन वी रेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज गेट वीकन, ठीक है, वो वीकन हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मोशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और ये मोशन जो इंक्रीज मोशन है, दिस इंक्रीज मोशन वीकन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग लिक्विड, ठीक है, ये आप लोगों ने बताते हैं। 7.5 की तरफ आओ। व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, सिंपल आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने बतानी है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने कहा था टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, आपकी बुक में पीछे टेम्परेचर की डेफिनेशन भी दी हुई है, याद है कि मैं ही आपको निकाल के दूँ बेटे, इधर आप आए, हमने यहाँ पे पढ़ा था टेम्परेचर, ये आ गया टेम्परेचर, यहाँ पे आए अपनी बुक के पेज नंबर 150 पे आप आए, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, क्लियर, ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ। डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिस्ट, आपने हीट को बताना है कि हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिस्ट होती है ना, इसका क्या मतलब है, ठीक है, आपकी बुक में था, ये हम पढ़ के आए हैं। हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ, हमने क्या पढ़ा था कि हीट इज़ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। आप इसमें सिंपल क्या लिखोगे, हीट की डेफिनेशन लिखोगे, हीट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, हीट क्या होती है बेटे, आपसे ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है, ये हीट इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द व्हाट डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिस्ट, यानी कि एनर्जी का जो कन्वर्ट होना है, एनर्जी जब चेंज हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी जो है वो ट्रांजिस्ट फेज में है। तो हीट को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, और हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिस्ट ही होता है। आपने यहाँ पर सिंपल हीट की डेफिनेशन लिखनी है, आपकी बुक के पेज नंबर 155 पे लिखी हुई है बेटे, ये देखिए, हीट इज़ एनर्जी which can be transferred from one object to another due to difference of temperature between the two bodies। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था what is meant by temperature, तो बेटे टेम्परेचर की एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, टाइम हुआ तो दोनों लिखा ना, ठीक है, कोशिश किया करो कि दोनों तरीके से इसको जो है हम लोग डिफाइन कर दें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, व्हाट इज मेंट बाय डिफाइन हीट एज एनर्जी ट्रांजिस्ट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 7.7, कौन सा करवा रही हूँ मैं, 7.7, व्हाट इज मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इन लिस्ट सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेटे क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का वो करैक्टर जिसमें टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व हों, क्या हों, टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इधर आओ पीछे, आप लोगों के इधर दिए ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने सिंपल पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, देन आपने इसकी एग्जांपल्स लिख लेनी है, ठीक है। आप पहले क्या बताओगे, पहले आपने बतानी है इसकी डेफिनेशन। आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो आप क्या बताओगे, अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, बेटे लिखो, अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज अ करैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस दैट चेंज विद टेम्परेचर, दैट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। थर्मोमीटर्स यूज सम प्रॉपर्टी ना, तो यहाँ पे आप थर्मोमेट्रिक लिख लोगे इसको, थर्मोमेट्रिक यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंज एप्रिशिएबली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और आपसे उन्होंने पूछा है कि बेसिक जो हैं आप इनकी जो हैं प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, 9 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हैं, ये आपने उस क्वेश्चन के आंसर में राइट कर देना। क्लियर हो गया। पहले आपसे क्या पूछा, व्हाट इज़ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो आपने लिखना है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़
या ये कुछ ना लिखो ना, ऐसे इसको कट कर देना। आप क्या लिखोगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ से शुरू करोगे, ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंजेस अप्रिशिएबली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आप हेडिंग दे लेना बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये आपने सारे के सारे वहाँ पे 1 बाय 1 जो हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आपने राइट कर देनी है, मेंशन कर देनी है अपने आंसर में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 7.9 की तरफ। व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मामीटर। आपकी बुक में यहाँ पे यह भी दिया हुआ है। आपसे उन्होंने पूछा है कि एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, ठहरे बेटे, पहले ये करेंगे हम लोग। 7.8 पे आए पहले। स्टेट द मेन स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। 7.8 वो क्वेश्चन ये मैं स्किप कर गई थी, ठीक है। 7.8 पहले करें, 7.9 उसके बाद हम लोग करेंगे। 7.8 स्टेट द मेन स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन से मेन स्केल यूज़ किए जाते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए 3 मेन स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 मेन स्केल्स हमारे पास, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एंड आपके पास क्या आता है, केल्विन स्केल। फिर आपने 1 बाय 1, बेटे शॉर्ट आंसर तो है लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना, आंसर तो हम पूरा लिखते हैं ना। फिर आपने 1 बाय 1 तीनों स्केल्स की हेडिंग देनी है। पहले आपने देनी है सेल्सियस स्केल, ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, इसकी हेडिंग दोगे। फिर आपने फ़ारेनहाइट की हेडिंग देनी है, और नेक्स्ट आपने केल्विन की देनी है, और आपने इनके सारे सारे बताने हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, यहाँ तक आप लिखोगे। फिर इसी तरह फ़ारेनहाइट पे आओगे, यहाँ पे आप लोग बताओगे कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, अपर कितना है, और इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने केल्विन पे आना है। केल्विन पे भी आपने इसका बताना है कि इसका लोअर पॉइंट क्या है और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जिसको हम स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, डेट इज़ 373, और इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपने हेडिंग दे, ये यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन तो है लेकिन इसको आपने पूरा अच्छी तरह लिखना है। आपसे पूछा था कि टेम्परेचर के लिए हम कौन कौन से स्केल्स यूज़ करते हैं। आपने तीनों स्केल्स के नाम लिखने हैं पहले, फिर हर स्केल की अलग अलग हेडिंग दे के उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और इन द एंड आप लोग क्या हेडिंग दोगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। तो वहाँ पे बेटे आपने हेडिंग दे के ना ये वाली कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल, तो ये तीनों मेंशन कर देनी है, ये वाली इक्वेशंस 7.1, 7.2 एंड 7.3। क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन किया 7.8, स्टेट द मेन स्केल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। 7.8 मैंने आपको बता दिया कि तीनों स्केल्स के पहले नाम लिखने हैं, फिर तीनों की हेडिंग दे अलग अलग से दे के उनके बारे में अच्छी तरह से आपने क्या करना है, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, और एंड हेडिंग क्या देनी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ दी स्केल्स। तो उसमें आपने तीनों की इक्वेशन जो हमने बुक में पढ़ी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पार्ट बी के फर्स्ट 8 क्वेश्चन बेटे मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।